नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज के तह तक जाने वाले हैं जिसने रातों रात पूरी दुनिया को हाई अलर्ट पर ला दिया है। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात्स यानी यूएई के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हालिया ड्रोन हमले और इसके उन दूरगामी परिणामों की जो बेहद खौफनाक हो सकते हैं। ये कोई आम खबर नहीं है। मिडिल ईस्ट से उठी ये चिंगारी पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूएई न्यूक्लियर प्लांट पर हुए इस हमले को समझेंगे और फिर देखेंगे कि ये भारत के दरवाजे तक कैसे खतरा ला सकता है। इसके बाद हम अमेरिका और ईरान की उलझी हुई मांगों पर नजर डालेंगे, शांति के रास्ते की रुकावटों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस तात्कालिक संकट की जिसने अल जजीरा से लेकर अमेरिकी मीडिया तक हर ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट की नींद उड़ा रखी है। हुआ कुछ यूं है कि यूएई के चालू यानी एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाहरी सीमा पर मौजूद जनरेटर को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया है, जिससे वहां आग लग गई। राहत की बात बस इतनी है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए के मुताबिक फिलहाल रेडिएशन कंट्रोल में है और किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एक एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट पर ऐसा सीधा हमला, ये सच में खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। अब यहाँ एक बड़ा रहस्यमयी मोड़ आता है। इस हमले से ठीक कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया था। ये तूफान से पहले की शांति थी। और इसके साथ जो तस्वीर थी ना, उसमें अमेरिकी नेवी के जहाज थे जिन पर ईरानी झंडे लगे हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकी नेवी को पहले से किसी बड़े ट्रिगर पॉइंट का अंदाजा था? क्या ये हमला वही चिंगारी है जिसका सबको डर था? देखिए, किसी भी एक्टिव न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक अभूतपूर्व इमरजेंसी है। आईएईए ने तुरंत अपने अलर्ट जारी कर दिए हैं और सबसे बड़ा डर ये है कि यूएई इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसके जवाब में ईरान पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमलों की पूरी आशंका है, जो इस पूरे रीजन को एक विनाशकारी युद्ध की आग में धकेल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इसका हमसे क्या लेना देना? चलिए इसे समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन डरावना सवाल उठता है। मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सीधा खतरा कैसे बन सकता है? बात सिर्फ दूर बैठी जियोपॉलिटिक्स की नहीं है, बल्कि उस भौतिक और पर्यावरणीय खतरे की है जो हमारे दरवाजे तक आ सकता है। इसे ऐसे समझिए, जो हाई एल्टीट्यूड हवाएं होती हैं वो आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। अगर पर्शियन गल्फ में कोई बड़ा न्यूक्लियर फॉलआउट होता है तो ये हवाएं उस रेडिएशन को ईरान से अफगानिस्तान, वहां से सेंट्रल एशिया, फिर पाकिस्तान और सीधा भारत की राजधानी दिल्ली तक ला सकती हैं। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, ये मौसम विज्ञान का कड़वा सच है। और बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। हवाओं का एक दूसरा पैटर्न भी काम करता है। अगर अबू धाबी या दुबई से रेडिएशन लीक होता है तो हवाएं इस फॉलआउट को दक्षिण की तरफ भी ले जा सकती हैं। मतलब ये रेडियो एक्टिव बादल हवा के प्रवाह के साथ बहते हुए दक्षिणी भारत के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले सकते हैं। और ये तुलना बहुत ही डरावनी है। आमतौर पर जब हम युद्ध की बात सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? भयंकर महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, आसमान छूती सोने की कीमतें, राइट? लेकिन न्यूक्लियर फॉलआउट की सच्चाई एकदम अलग है। हम बात कर रहे हैं एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा की, खेती के ऐसे नुकसान की जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, और महीनों तक अपने ही घरों में कैद रहने की मजबूरी की। इंसान और प्रकृति दोनों के लिए ये एक खौफनाक तस्वीर है। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? आइए इसके पीछे की राजनीति और दोनों देशों की उन मांगों को देखते हैं जिनकी वजह से शांति नहीं हो पा रही है। दोनों तरफ से कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? इसके कारण एकदम साफ है। एक तरफ अमेरिका है जिसकी शर्तें बहुत सख्त हैं। डैमेज के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। ईरान को अपना 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। देश में सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी की इजाज़त होगी और ईरान के सारे एसेट्स फ्रीज रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान की मांगें बिल्कुल उल्टी हैं। वो अपने नष्ट हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी मुआवजा चाहते हैं। भारत और जापान जैसे देशों के साथ तेल व्यापार से प्रतिबंध हटाना चाहते हैं। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सीज़फायर चाहते हैं और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर अपनी संप्रभुता चाहते हैं। मतलब दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। और इन सब के बीच शांति के लिए एक बहुत ही सख्त शर्त रखी गई है जो इस एक नंबर पर टिकी है, 20।
डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर कोई शांति समझौता होना है तो पहली शर्त यही है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरे 20 साल के लिए पूर्ण रोक लगानी होगी। जीरो प्रोग्रेस। तो इन सब उलझनों की चलते शांति के रास्ते में क्या-क्या रुकावटें आ रही हैं? बाहरी देश मध्यस्थता करने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? देखिए, इस पूरी उलझन के कई लेयर्स हैं। पहला तो ये कि दोनों देशों की मांगें जमीन आसमान का अंतर रखती है। दूसरा बड़ा फैक्टर इजराइल है। जब तक इजराइल युद्ध रोकने को तैयार नहीं होता, हालात सुधरने वाले नहीं हैं। तीसरा है अमेरिका की घरेलू राजनीति। वहाँ मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए ट्रंप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिससे उनके वोटर्स नाराज हों। और आखिरी बात, भारत जैसे देश भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि ऐसे उलझे हुए मामले में कोई भी बीच बचाव नहीं करना चाहता जिसका कोई हल ही ना दिख रहा हो। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल मची हो, तो आम इंसान क्या करे? चलिए अब बात करते हैं तैयारी और एक नई शुरुआत की। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, जब भी कोई वैश्विक संकट आता है तो हमें घरेलू स्तर पर एक्शन लेना पड़ता है। दुनिया भर में अस्थिरता है, जिसका सीधा असर हमारे संसाधनों पर पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने की अपील की है, और इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका है वर्क फ्रॉम होम या लर्न फ्रॉम होम मॉडल को अपनाना। इससे न केवल महत्वपूर्ण ईंधन बचता है, बल्कि काम भी नहीं रुकता। और घर बैठे खुद को तैयार करने का एक बहुत ही शानदार तरीका सामने आया है, कैरियर 247 का अपस्किलिंग प्रोग्राम। आपको किसी पारंपरिक इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए फूकने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स जैसे हाई डिमांड फील्ड सीख सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको IBM समर्थित 3 और NASSCOM द्वारा 2 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और हाँ, अगर आप PD10 कोड इस्तेमाल करते हैं तो 26% का डिस्काउंट भी है। हालांकि कोई भी फैसला लेने से पहले पिन किए गए कमेंट में दिए लिंक के जरिए एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर कर लें। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम इस अनिश्चितता के दौर में भी अपने करियर का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर बिना किसी समझौते के ऐसे ही एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले होते रहे तो हमारी वैश्विक सुरक्षा का ढांचा वास्तव में कितना कमजोर है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि मिडिल ईस्ट की ये आग हमारी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।